नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। मैं मणिभूषण मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, जहां हम पढ़ रहे हैं लगातार करंट अफेयर्स। डेली बाई डेली हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं विभिन्न एग्जामों के लिए। ये सभी एग्जामों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे यूपी एमपी कोई भी पीसीएस के एग्जाम दे रहा हो, आरओ का एग्जाम दे रहा हो, एनडीए के एग्जाम दे रहे हो या पुलिस के एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। एक एक प्रश्न इसके चुनिंदा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश ने किया है? तो बंगाल की खाड़ी में अभी एक चक्रवात आया जिसका नामकरण ओमान ने किया है। ओमान इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मौसम विभाग के अनुसार इस चक्रवात के बंगाल और उड़ीसा तट से टकराने की संभावना है। बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश भी, तो बंगाल और बांग्लादेश उड़ीसा के तट से टकराने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 26 मई को रात में इसके बंगाल और उड़ीसा बांग्लादेश के तट से टकराने की संभावना है। और फैक्ट इसके बारे में जानते हैं। रेमल एक अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है रेत, है ना, ये ध्यान रखिएगा। रेमल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रेत। रेमल नाम ओमान ने दिया है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज के सेशन का हमारा अगला प्रश्न, टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा कहां पर विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहां किया गया है? ये किया गया है चिली में। चिली इज द राइट आंसर। टोक्यो विश्वविद्यालय ने अटाकामा वेधशाला अर्थात टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया है, जो चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र के सेरो चांजनतोर के शिखर पर 5640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये याद रखें, 5640 मीटर की ऊंचाई पर है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया गया दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए। यह क्यों बनाया गया? तो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए डिजाइन किया गया है कि जो ब्रह्मांड है उसके रहस्यों को जाना जाए, उसके बारे में अध्ययन किया जाए, नई नई बातें जाना जाए। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 3, किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया? महिलाओं के लिए 33% जो रिजर्वेशन अनिवार्य कंपलसरी कर दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक की सरकार। आइए हम इसकी जो है व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक की सरकार ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। यह स्थायी पदों के लिए मौजूदा कोटा के ही समान है, यह भी याद रखिएगा। यह 45 दिनों से अधिक चलने वाली तथा 20 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली कंपनियों पर लागू होगा। मतलब कि ऐसे ही किसी पर भी लागू नहीं हो जाएगा। यह किस पर लागू होगा? जो ऐसा नौकरी जो 45 दिन या उससे अधिक समय तक चलती है उस पर लागू होगा, और उसी कंपनी पर लागू होगा जिस कंपनी में 20 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। 20 से कम लोग काम कर रहे हैं उस पर यह लागू नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 45 दिनों से अधिक समय तक चलने वाली तथा 20 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली कंपनियों पर यह लागू होगा। तो कर्नाटक सरकारी अनुबंध वाली नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार एंकर लॉन्च करने वाला पहला सरकारी टीवी चैनल कौन बना है? पहला सरकारी टीवी चैनल कौन बना है? तो इस वजह से डीडी किसान, बिल्कुल सही उत्तर डीडी किसान होगा। भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने घोषणा की है कि उसका चैनल डीडी किसान 26 मई 2024 को 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर क्रिस और भूमि को क्या करेगा? लॉन्च करेगा। क्रिस और भूमि को लॉन्च करेगा डीडी किसान। तो क्रिस और भूमि 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कंप्यूटर आधारित रोबोट हैं जो डीडी किसान चैनल पर कृषि और भूमि और किसानों से संबंधित बातों पर न्यूज पढ़ेंगे। ये दोनों न्यूज एंकर 50 भाषाओं में तथा 24 घंटे 365 दिन बिना रुके न्यूज पढ़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 50 भाषाओं में तथा 24 घंटे पूरे साल ये बिना रुके न्यूज पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं थकेंगे। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अब दूरदर्शन ने 26 मई 2015 को कृषि के डीडी किसान चैनल लॉन्च किया था। ये डीडी किसान चैनल कब लॉन्च किया गया था? 26 मई 2015 को। इसी 26 मई के उपलक्ष्य में इसके 9 साल पूरे हुए, इन्होंने कंप्यूटर आधारित रोबोट
जो न्यूज पढ़ेंगे, क्रिस और भूमि को लॉन्च किया है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी किसे दी है? महिला एशिया कप फुटबॉल का टूर्नामेंट है। अब वो उसका मेजबान 2026 में कौन होगा, कहां किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। AFC ने महिला एशिया कप 2026 और 2029 के मेजबानों की घोषणा कर दी है। 2026 में ऑस्ट्रेलिया और 2029 में उज्बेकिस्तान में फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। AFC कार्यकारी समिति ने बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित बैठक में इसकी घोषणा की। AFC की कार्यकारी समिति की बैठक हुई थी बैंकॉक, जो थाईलैंड में है, तो बैंकॉक में बैठक हुई थी। उसी में समिति ने निर्णय किया कि 2026 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया को दिया जाएगा, जबकि 2029 में इसका आयोजन उज्बेकिस्तान को दिया जाएगा। दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार, शाह पुरस्कार कहाँ किसमें क्षेत्र में दिया जाता है? तो खगोल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया गया श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। श्रीनिवास आर कुलकर्णी जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया जो है इंस्टीट्यूट में, कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में अभी वहाँ प्रोफेसर हैं। उनको खगोल विज्ञान में जो है उनके योगदान के लिए शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अगला प्रश्न देखिए, जनरल टू लैम को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? जनरल टू लैम को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? उत्तर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं जनरल टू लैम। जनरल टू लैम को 2026 तक के लिए वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। यहाँ एकल पार्टी शासन है। एकल पार्टी शासन का क्या मतलब है? वहां पर एक ही पार्टी होगी। जैसे भारत में बहुत सारी पार्टियां होती है, मल्टी पार्टी है, यहाँ पर एकल पार्टी है वियतनाम में। वहां एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम, और वही उसी में से राष्ट्रपति बनते रहते हैं और देश वो चलाते हैं। वियतनाम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का देश है। इसकी राजधानी जो है हनोई है, हनोई जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चाई लिंग ते ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? चाई लिंग ते ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ताइवान। ताइवान इज द राइट आंसर। सही जवाब होगा ताइवान। ताइवान की राजधानी क्या है? चीनी ताइपे, या कह सकते हैं ताइपे है। ताइवान का पुराना नाम है फार्मोसा, याद रखिएगा। और ताइवान दुनिया में सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। ताइवान को चाइना अपना हिस्सा मानता है, जबकि दुनिया इसे अलग देश मानती है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में साउथ इंडिया के किस फिल्मी सुपरस्टार को आबू धाबी सरकार ने यूएई गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? यूएई गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है, तो उत्तर हो जाएगा ए, रजनीकांत। साउथ के सुपरस्टार हैं रजनीकांत, और इनको संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने गोल्डन वीजा देने की घोषणा की है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इस सेशन का अगला और अंतिम प्रश्न, किस मशहूर भारतीय सिनेमेटोग्राफर को कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सिनेमेटोग्राफी में वार्षिक पियरे एंजेनिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पियरे एंजेनिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा संतोष सिवन। संतोष सिवन एक सिनेमेटोग्राफर हैं, और इनको सिनेमेटोग्राफी के लिए जो कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 फ्रांस में हुआ है, और हर साल फ्रांस में ही होता है, तो उसी में संतोष सिवन को यह पुरस्कार मिला है। पियरे एंजेनिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। FTII के छात्र चिदानंद नाइक की फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार मिला है। कांस ला सिने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? तो चिदानंद नाइक की एक लघु फिल्म है जिसका नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, है ना। ये दोनों याद रखिएगा। 77वें कांस फिल्म में संतोष सिवन को सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार कांस ला सिने पुरस्कार सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो चिदानंद नाइक की फिल्म को मिला है। इस तरीके के प्रश्न को लगातार पढ़िए, आप अपने नोट्स बनाइए अपने परीक्षा के लिए।
जो है इस तरीके के नोट्स जरूर बनाइए, अपना मैगजीन खुद बनाइए। चलिए, हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।